नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल फर्स्ट चॉइस अड्डा पर। दोस्तों, अभी तक हमने 4 पार्ट कवर कर लिए हैं और अब आज हम 5वां पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों, इस सफ़र में 10,000 एमसीक्यूज हमें कवर करने हैं और ये आपके साथ के बिना कवर नहीं हो पाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक किया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करिए। चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारे सामने, डंकल प्रपोजल डिस्कस किया गया था आईएमएफ, एडीबी, वर्ल्ड बैंक या डब्ल्यूटीओ में? तो सही जवाब आपको फटाफट बताना है। इसका सही जवाब है दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको डब्ल्यूटीओ भी कहा जाता है। यूरुग्वे राउंड हुआ था गेट में ऑन मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशंस हुई थी और उसी ने बर्थ दिया था डंकल ड्राफ्ट को। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म होती है डब्ल्यूटीओ की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोर्टर मिक्स्ड इकोनॉमी का कौन था? तो दोस्तों ऑप्शन है आपके सामने, कार्ल मार्क्स, जेएम कीन्स, एडम स्मिथ और मार्शल। कई सारे दोस्तों एडम स्मिथ की ओर जाएंगे और दोस्तों एडम स्मिथ इसका आंसर नहीं है। एडम स्मिथ फादर कहे जाते हैं इकोनॉमिक्स के, मिक्स्ड इकोनॉमी के भी फादर कहे जाते हैं, पर यहाँ पर बात हो रही है सपोर्टर की। जिसने सपोर्ट किया था इस आइडिया को वो थे जेएम कीन्स, जिनको कहा जाता है जॉन मेनार्ड कीन्स भी कहा जाता है। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर कैपिटलिस्ट भी है और जहाँ पर सोशलिज्म भी है, तो दोनों एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। दोस्तों मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम प्रोटेक्ट करता है प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी और यहाँ पर गवर्नमेंट का भी इंटरफेरेंस होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, ताकि सोशल एम्स अचीव हो सकें। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि लेवल ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम है जिसमें कैपिटल भी यूज हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में जनगणना की जाती है, जनगणना कौन करता है? आप लोगों को पता होना चाहिए। नेशनल सैंपल सर्वे करता है क्या, सीएसओ करता है, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर करता है, या इनमें से कोई नहीं है? तो दोस्तों भारत की जो पहली संपूर्ण जनगणना थी वो 1881 में हुई थी और 1949 के बाद से ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा कराई जाती है। तो याद रखिए, महारजिस्ट्रार के द्वारा की जाती है और जनगणना आयुक्त यानी कमिश्नर के द्वारा कराई जाती है। 1951 के बाद की सभी जनगणनाएं 1948 की जनगणना अधिनियम के तहत कराई गई और अंतिम जनगणना 2011 में कराई गई थी। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आया गया हमारे सामने, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द डब्ल्यूटीओ? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर बताना है। आप लोगों के सामने ऑप्शंस है, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी, जिनेवा और ऑस्ट्रिया। आई होप आप लोगों ने इसका आंसर सोच लिया होगा अभी तक। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिनेवा। गेट की तरह ही हेडक्वार्टर डब्ल्यूटीओ का भी जिनेवा में है और जिनेवा कहाँ है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्टेटमेंट की बात हो रही है और कौन सा स्टेटमेंट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सही नहीं है? पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या परमानेंट संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है? जी हाँ दोस्तों, परमानेंट तो है ये। नेक्स्ट को स्टेटमेंट है, यूरुग्वे राउंड ने ही बर्थ दिया था डब्ल्यूटीओ को। अभी पीछे ही क्वेश्चन में हमने ये बात जानी थी, तो ये भी सच है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे सामने, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इज द हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी ऑफ द डब्ल्यूटीओ। ये भी सच है। पर दोस्तों डब्ल्यूटीओ क्या 1 जनवरी 1991 में कंस्टिट्यूट किया गया था? तो ये बात तो बिल्कुल भी सरासर गले नहीं उतर रही है। 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी, तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाता है। मेंबर्स गेट के साइन किए गए थे, एन एग्रीमेंट साइन हुआ था यूरुग्वे राउंड में इन अप्रैल 1994 और 1 जनवरी 1995 में डब्ल्यूटीओ बनकर स्थापित हो गया था दोस्तों। तो याद रखिएगा 1 जनवरी 1995। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज नॉट ए पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी? वर्ल्ड बैंक की जो कम्युनिटी है उसका पार्ट कौन सी संस्था नहीं है दोस्तों? कौन सा इंस्टीट्यूशन इसका पार्ट नहीं है? आईबीआरडी, डब्ल्यूटीओ, आईडीए और आईएफसी। तो इसका सही उत्तर आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका सही उत्तर है दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन
एक ऐसी संस्था है जो कि वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी का पार्ट नहीं है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर केवल 5 संस्थाएं, 5 इंस्टीट्यूशंस ही आते हैं, जिसमें पहला है आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दूसरा है आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, तीसरा है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन आईएफसी, चौथा है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी एमआईजीए, और पांचवा है आईसीएसआईडी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो ये पांचों आपको याद रखनी है, आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी, एमआईजीए और आईसीएसआईडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइटम्स इन द नेगेटिव लिस्ट ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स कहे जाते हैं। ऑप्शन है आपके सामने, प्रोहिबिटेड, रिस्ट्रिक्टेड, एक्सक्लूसिव या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही उत्तर इसका हो जाएगा प्रोहिबिटेड गुड्स, यानी कि ऐसे गुड्स है जो कि निगेटिव लिस्ट में आते हैं। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स की जो नेगेटिव लिस्ट होती है उसमें आने वाले गुड्स को कहा जाता है प्रोहिबिटेड गुड्स। ऐसे गुड्स जो कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्टेशन के वक्त कंप्लीटली बैन कर दिए गए, और इनका रीज़न ये था देने का, इसका कारण ये था कि ये हेल्थ और एनवायरनमेंट के नज़रिए से इनको बैन किया गया, ताकि जो एंडेंजर्ड स्पेसीज़ है, फ्लोरा एंड फौना, सिक्योरिटी, लेजिस्लेशन, उसको बचाया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। ये आइटम्स लायबल होते हैं ताकि फॉरफीचर कर लिए जाए कस्टम्स के द्वारा। तो दीज आइटम्स शैल बी लायबल टू फॉरफीचर बाय कस्टम्स एंड द पर्सन में बी लायबल टू अ पेनल्टी। तो जो आइटम इनके साथ डील करेगा इस तरह प्रोहिबिटेड गुड्स में शामिल होगा इस डीलिंग में, उसको पेनल्टी भी भरनी पड़ सकती है माय फ्रेंड्स। और ये सारा का सारा जो माल है वो जब्त कर लिया जाएगा कस्टम्स के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पीडीएस। पीडीएस आ गया आपके सामने। पीडीएस किस की फुल फॉर्म है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीपल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पर्पसिव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। दोस्तों पीडीएस यानी पी फॉर पब्लिक, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन और एस फॉर सिस्टम, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है माय फ्रेंड्स जिसमें यह कहा गया कि जो भुखमरी है, स्कार्सिटी है, वो दूर हो सके। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स एट अफोर्डेबल प्राइसेस, और इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो है सरकारी राशन की दुकानें। और आप देख ही पाते हैं महज कुछ ही पैसों में गरीब लोगों की मदद की जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा राशन प्रोवाइड किया जाता है। पीडीएस सिस्टम के तहत ये कार्य किया जाता है, जिसमें कुछ कमोडिटीज़ होती हैं, वीट, राइस, शुगर और केरोसिन यानी मिट्टी का तेल, ये एलोकेट किया जाता है हर स्टेट में। ज़्यादातर स्टेट में ये कार्य किया जा रहा है, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे चावल भी है, गेहूँ भी है, चीनी भी है और मिट्टी का तेल भी दिया जा रहा है। तो ये सारा का सारा चीज़ दिया जाता है, वितरण किया जाता है सरकारी राशन की दुकानों के जरिए। तो पीडीएस आप लोग जान चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु इज द कस्टोडियन ऑफ द कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, यानी कस्टोडियन कौन है कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का? आपके सामने ऑप्शन है एससीआर एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, फेमा या फिर आरबीआई। देखिए फॉरेन एक्सचेंज जो रखने का काम करता है अपने पास वो एक ही है, आरबीआई, जिसको आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं, और दा लगाना मत भूलिएगा। ये एक तरीके से कस्टोडियन कहा जाता है जिसमें देश की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखी जाती है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उठाता है और उसको मैनेज करता है। इस इन्वेस्टमेंट के जरिए लीगल प्रोविजंस बनाए गए हैं जो कि गवर्न करते हैं मैनेजमेंट को। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंतर्गत आता है। 5 ईयर प्लान्स की बात करते हैं। इनका उद्देश्य गरीबी हटाओ था, और ये किस 5 ईयर योजना में, पंचवर्षीय योजना में आया था,
या गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा जो दिया गया था और न्याय दिलाने की जो बात कही गई थी वो हमारे पांचवें प्लान की ओर इशारा करता है। फिफ्थ ईयर प्लान 1974 से 1978 तक चला था। प्लान फोकस करता था सेल्फ रिलायंस की ओर इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड डिफेंस, यानी इसमें जोर दिया गया था कृषि के उत्पादन को लेकर और सुरक्षा यानी डिफेंस को लेकर। इन 1978 जो नई इलेक्टेड मोरारजी देसाई गवर्नमेंट थी उसने इस प्लान को सरासर रिजेक्ट किया गया था। तो इंदिरा गांधी मेरे ख्याल से ये प्लान लेकर आई थी और मोरारजी देसाई की जो नई गवर्नमेंट बनी थी उसने ये प्लान रिजेक्ट कर दिया था माय फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान प्रायोरिटी दी गई थी, अब भी बताया मैंने कृषि को। दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात कर रहे हैं तो इसमें कृषि को दी गई थी। डोमार महालनोबिस मॉडल भी कहा जाता है। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन में ये आ जाएगा डोमार महालनोबिस मॉडल किस प्लान को कहा जाता है, तो आपको देखो फर्स्ट 5 ईयर प्लान को क्या जाता है और फर्स्ट 5 ईयर प्लान किस चीज की ओर इशारा करता है, वो करता है कृषि की ओर। बाद में इसका मॉडिफाइड वर्जन निकल कर आया था हेरोड डोमर मॉडल, जिसमें कुछ चेंजेस किए गए थे। इस प्लान के तहत हाईएस्ट प्रायोरिटी कृषि को दी गई, सिंचाई इरिगेशन को दी गई और जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स थे, विद्युत से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स थे, उनको ज़्यादा इसमें प्राथमिकता दी गई थी माय फ्रेंड्स। सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जब मनी की वैल्यू डिक्रीज होने लगे और निरंतर डिक्रीज होने लगे, कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो, तो ऐसे में किस को आप चुनाव करेंगे? ऑप्शंस आपके सामने हैं, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन या फिर रिफ्लेशन माय फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करें माय फ्रेंड्स। इसका सही जवाब है इन्फ्लेशन, यानी वस्तुओं की कीमत बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य गिरता है। यानी वस्तुओं की कीमत क्या हो, महंगी हो जाए वस्तुएं पहले से, और मुद्रा जितने पैसे में आप पहले उस वस्तु को खरीद पा रहे थे अब उतने पैसे में आप उस वस्तु को नहीं खरीद पाएंगे। ऐसे में महंगाई की ओर इशारा करता है। मान लो कोई ब्राउन ब्रेड खरीदने जा रहे थे आप मार्केट में, 50 रुपए की मिल रही थी, अब उस 50 रुपए में वो ब्रेड ना मिलकर वो 60 रुपए में मिलने लग गई, यानी उस वस्तु की कीमत बढ़ गई और आपके उस मुद्रा की मूल्य में गिरावट आ गई। अब वो 50 रुपए में आप उस ब्रेड को नहीं खरीद सकते। तो ऐसी और परिस्थिति की ओर इशारा करता है इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का मानना यह है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू बढ़ जाती है, जो दैनिक जो चीज़ें होती हैं उनमें वैल्यू बढ़ती है, जैसे कि घर, कपड़े, ट्रांसपोर्ट, रिक्रिएशन, कुछ एंजॉयमेंट कर रहे हैं उसकी चीज़ों में, कंज्यूमर स्टेपल्स एक्सेट्रा। इट रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ मनी एंड परचेसिंग पावर ऑफ मनी इज रिड्यूस। तो वही बात मैंने आपको बताई कि मनी की वैल्यू कम हो रही है और परचेसिंग पावर भी आपकी जाहिर सी बात है कम हो जाएगी। मान लो आप 10,000 रुपये कमा रहे थे पर अब 10,000 रुपये में गुजारा ना चलेगा, उसके लिए आपको अब सैलरी बढ़वानी पड़ेगी, 15,000 में चलेगा। क्यों बढ़े चलेगा? क्योंकि 10,000 रुपये में आप जो सामान आप खरीद पा रहे थे वो सामान नहीं खरीद पाएंगे माय फ्रेंड्स। तो इसमें क्या होगा, पावर मनी की कमजोर हो गई, वैल्यू मनी की गिर गई, यही इन्फ्लेशन है। चलिए एक और एग्जांपल से मैं और अच्छे से समझाता हूँ आपको। मान लीजिए आपकी सैलरी में 4% का इजाफा हुआ और आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए, फूले नहीं समा रहे, और आपने सोचा मैं अच्छा सा फ़ोन खरीदूंगा और डिनर करूंगा, कम से कम महीने में 3 बार करूंगा और वो भी ग्रैंड होटल में करूंगा। पर जब आप एंजॉय करने के लिए गए इस डिलाइटफुल मोमेंट को, तब प्राइसेस जो है वो 6% बढ़ गए माय फ्रेंड्स। अब क्या आप कर पाएंगे वो सब चीज़ें जो आपने सोच रखी थी, विचार रखी थी? तो आप नहीं कर पाएंगे, आपको खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी। सैलरी बढ़ने का कोई भी फायदा नहीं हुआ, उल्टा आपने 2% की परचेजिंग पावर खो दी है माय फ्रेंड्स। यानी अब 2% की परचेजिंग पावर का मतलब आपको गुजारा कम चीज़ों में चलाना पड़ेगा। राम का एग्जांपल ले लेते हैं। राम को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, आप लोगों को भी पिज़्ज़ा बहुत पसंद होगा, कपड़े खरीदना पसंद होगा, मूवीज़ देखना पसंद होगा,
पिज्जा आप खाते होंगे, कपड़े आप अच्छे पहनते होंगे, मूवीज देखने जाते होंगे, ये सब चीजें आपकी दिखाती हैं परचेजिंग पावर को माय फ्रेंड्स। और यदि आपकी सैलरी बढ़ जाए तो प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं माय फ्रेंड्स, और इसी वजह से आपको लेस कंज्यूम करना पड़ता है। तो अगर आपकी प्राइस, आपकी सैलरी बढ़ रही है और साथ ही साथ प्राइस भी बढ़ जा रहा है कमोडिटी का, तो जाहिर सी बात है उस सैलरी बढ़ने का कोई भी फायदा नहीं हुआ आपको, उल्टा आपको नुकसान हुआ है, लेस कंज्यूम करना पड़ रहा है, और ऐसे में परचेजिंग पावर कम हो रही है। राइज इन प्राइस इज सिमिलर टू डिक्रीज इन सैलरी, यानी प्राइस बढ़ गया तो सैलरी एक तरीके से डिक्रीज होने के बराबर ही मानी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप अच्छे से समझ गए होंगे इन्फ्लेशन क्या होता है। अब डिसइन्फ्लेशन की भी बात कर लेते हैं माय फ्रेंड्स, यानी इन द प्रोसेस ऑफ डिसइन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का रेट कैसा होगा। भैया उल्टी बात हो रही है यहाँ पर जब इन्फ्लेशन की वजह से रेट बढ़ सकता है तो डिसइन्फ्लेशन वाली प्रोसेस में इन्फ्लेशन का जो रेट है वो घटेगा माय फ्रेंड्स। डिसइन्फ्लेशन का मतलब है घटना, इन्फ्लेशन के रेट का घटना माय फ्रेंड्स। डिस वर्ड्स लगने से ही डिक्रीज होने का पता चलता है, यानी स्लो डाउन हो रहा है, इंक्रीज हो रेट ऑफ द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ए नेशन। तो स्लो डाउन होना की ओर इशारा कर रहा है। प्रोसेस ऑफ क्योरिंग इन्फ्लेशन बाय रिड्यूसिंग मनी सप्लाई इज कॉल्ड डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन में क्या कर रहे हैं आप, एक तरीके से इन्फ्लेशन, महंगाई को रोकने का कार्य कर रहे हैं, यानी आप क्योर कर रहे हैं इन्फ्लेशन का। और कैसे कर सकते हैं इन्फ्लेशन का क्योर, आप मनी सप्लाई को कम कर दीजिए, रिड्यूस कर दीजिए मनी सप्लाई को। मार्केट में पहले जितनी मनी सप्लाई हो रही थी अब उतनी मनी सप्लाई मत होने दीजिए, रिडक्शन होने लगेगा तो खुद ब खुद महंगाई कम होने लगेगी और डिसइन्फ्लेशन कहा जाएगा। तो दोस्तों डिसइन्फ्लेशन का मतलब होता है स्लो डाउन करना, इन्फ्लेशन के रेट को कम कर देना। डिसइन्फ्लेशन इज सिंपली अ डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन ए गिवन इकोनॉमी, यानी रेट ऑफ इन्फ्लेशन स्लो डाउन हो गया 4% से, महंगाई घटकर 2% रह गई, तो इसका मतलब ये अच्छी बात है नेशन के लिए, और ये आपने जो भी किया है वो क्या कहलाएगा, डिसइन्फ्लेशन कहलाएगा। तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या, कि आपका एवरेज प्राइस लेवल इकोनॉमी का बढ़ रहा है ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, तो इसको इन्फ्लेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, बहुत ही शानदार प्रश्न आया है, और इस प्रश्न के साथ साथ मैं आपको याद दिला दूं, रोजाना वीडियोस आ रही हैं चैनल पर, रोजाना वीडियोस पड़ रही हैं, अपलोड हो रही हैं। बस चाहिए क्या, आप लोगों का सब्सक्राइब का बटन ही तो दबाना है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है माय फ्रेंड्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है, गोसेंस फर्स्ट लॉ कहा जाता है। ये गोसेंस फर्स्ट लॉ किसे कहा जाएगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को, लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी को, लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन को, या इनमें से कोई नहीं। तो माय फ्रेंड्स गोसेन ने लॉ दिया था जिसका नाम था हरमन हेनरिच गोसेन, 1810 से 1858। इन्होंने 3 लॉ दिए थे जिसमें से इनका पहला लॉ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ही था। तो ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाता है। इसको भी मैं अच्छे से समझाता हूं। एक कंज्यूमर जो कंज्यूम करता है कमोडिटी और लगातार करता है, उसकी यूटिलिटी ड्राइव होगी फ्रॉम ईच सक्सेस यूनिट गो ऑन डिमिनिशिंग। बर्गर पहले बार खाओगे बहुत स्वाद आएगा, मजा ही आ जाएगा, पर जब दूसरी बार खाएंगे तो मजा तो आएगा पर पहले वाले से थोड़ा सा कम होगा। तीसरा बर्गर खाएंगे तो आएगा मजा, पर इस बार वो पहले और दूसरे से और भी कम होगा। और जब आप 5वां बर्गर खा रहे होंगे तो केवल खा ही रहे होंगे, उसमें कोई भी मजा नहीं आ रहा होगा, क्योंकि अभी आपका पेट भर चुका है। तो जब पेट खाली होगा, पहला बर्गर खाया बहुत आनंद आया, पर जब आखिरी बर्गर खाया तो कोई भी आनंद नहीं आया, केवल बर्गर ही खा रहे हैं, उसमें कोई आनंद नहीं लिया जा रहा है। आप बहुत समय के बाद कोई चीज़ खा के देखिए, समोसा खा के देखिए माय फ्रेंड्स, मज़ा ही आ जाएगा पहले समोसे में, पर जब आप 10वां समोसा खा रहे होंगे उसी समय तो बस खा ही रहे होंगे, उसमें कोई भी मज़ा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इकोनॉमिक्स हैज़ बीन डिफाइंड एज अ साइंस ऑफ अनलिमिटेड एंड्स, हैविंग स्केयर्स मीन्स हैव
अल्टरनेटिव यूजेस, ये डेफिनेशन अधिकतर पूछी जाती है और सही जवाब देने वाले को मिलेगा, सही जवाब देने वाले को मिलेगा इस चैनल में कमेंट बॉक्स में उसका मैं नाम लिखूंगा जिसने सही जवाब दिया, लाइक दबाऊंगा उसके कमेंट में। तो आप लोगों को सही जवाब देना है, इसका सही जवाब आप लोग नेक्स्ट वीडियो में मुझे बताएंगे। इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत माय फ्रेंड्स।